जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। मीन वैल्यू थ्योरम। और इसके साथ सेकंड नंबर पर वेटेड मीन वैल्यू थ्योरम में और मीन वैल्यू थ्योरम में क्या डिफरेंस होता है, एक तो इस चीज़ को हम देखेंगे। और थर्ड हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटेग्रल कि हम उसकी डेफिनेट इंटीग्रल में हम चेक करेंगे कि उसकी एप्लीकेशंस कहाँ यूज़ होती हैं। इसकी एप्लीकेशंस भी हमने देखनी है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने देखना है डेफिनेट इंटीग्रल के बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल में फर्दर कुछ टाइप्स हैं उसकी, कि कब ये कन्वर्जेंट होता है और सिमिलरली कब वो डाइवर्जेंट होता है। तो हमारा आज का ये लेक्चर होगा। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रोल थ्योरम क्या होता है, और रोल थ्योरम के साथ हमने पढ़ा था मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। एक हमने पढ़ा था मीन वैल्यू थ्योरम सिंपल, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और इसके साथ हमने पढ़ा था काशी मीन वैल्यू थ्योरम। तो देन आज हम इन चंद एक स्पेसिफिक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास फोर प्रॉपर्टीज़ हैं। जहाँ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो इसका मतलब उस पर हम फंक्शन इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्या इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि एफ इफ वैल्यू ऑफ एफ मेंटेन द सेम साइन ऑन ए बी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एफ ना एक फंक्शन है। मिसाल के तौर पर एफ की वैल्यू है x⁻³ तो इसमें ये आता है हमारे पास इंटरवल गिवन है, मिसाल के तौर पर है 1 और 2। जब हम इस फंक्शन में ये जो एफ मैंने सिंपल लिखा है ना, इसका मतलब ऐसे ये शॉर्टकट है और लिखा हुआ कंप्लीट ये एफ ऑफ एक्स होता है। अब देखें हम एक्स की जगह पर ये लोअर इंटरवल पुट करें। लोअर इंटरवल क्या है, हमारे पास 1 है। 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अब ज़रा 2 पुट करें। 2 पुट करने से आंसर क्या मिला, ये 8 मिला हमें। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये भी +1 आया है और ये भी +8 आया है। तो साइन जो है दोनों के वो सेम है। लोअर इंटरवल भी पुट किया हमने, लोअर वैल्यू भी और अपर वैल्यू भी, और जो फंक्शन का आंसर आया वो सेम सेम। ये नहीं देखना कि 1 और 8 आया है, ये चेक करना है कि इसके साथ जो साइन है वो प्लस है या माइनस है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं एक और इंटरवल लेता हूँ, -1 और 2 ले लेता हूँ। अब आप देखिए -1 जब फंक्शन में पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा। आंसर मिलेगा यहाँ पर आपके पास, आप चेक कर सकते हैं, -1 आएगा। और सिमिलरली अब आप जब 2 पुट करेंगे तो वो आएगा +8। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है -1 माइनस में आ रहा है और दूसरे का प्लस में आ रहा है। तो चूंकि ये साइन चेंज हो रहा है, एक में प्लस और सेकंड में माइनस, इसीलिए मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के जो पहला स्टेप है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो वैल्यू ऑफ एफ है, एफ की जो उसमें जो है साइन जो है सेम होना चाहिए क्लोज इंटरवल के ऊपर। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है हमारे पास। स्टेप नंबर 2 में है कि एफ और जी प्रोडक्ट फॉर्म में है। एफ जी इज इंटीजरेबल ऑन ए बी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक फंक्शन एफ दिया गया होगा। मैंने जैसे मिसाल दी कि एफ आपके पास बराबर है, लेट्स करें कि x³ के बराबर है, और g जो बराबर है आपके वो है cos x के या sin x, या कोई भी फंक्शन ले लेते हैं अल्टरनेट। तो आप जब f और g को आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आएंगे और देन उसके इंटीग्रल अप्लाई करेंगे क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो ये वैलिड होगा। इसकी एग्जांपल्स हम अभी कुछ टाइम में इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद है कि यहाँ तो हमने देखा स्टेप नंबर 2 में कि एफ और जी प्रोडक्ट फॉर्म में हूँ तो इंटेग्रेबल है। यहाँ थर्ड पार्ट में देख रहे हैं कि सिर्फ एफ जो है इंटेग्रेबल है हमारे पास। और देन अगर एफ इंटीजरेबल है तो ये हमारे पास जो जी है ये बाउंडेड है। बाउंडेड किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पर हम लेंगे एक एग्जांपल, फिर एग्जांपल से हम प्रूव करेंगे
स्टेप नंबर 1 को डिफाइन करेंगे, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, सबको पॉइंट बाय पॉइंट करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन पॉइंट्स को एग्जांपल के थ्रू कैसे यूटिलाइज करेंगे हम। ठीक है। अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई हैं 4 पॉइंट्स की सूरत में, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा m लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू m। अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ जी इक्वल टू के कांस्टेंट है, और जो के जो है लोअर और अपर इंटीग्रल जो लिमिट है उसके बिटवीन लाई करता है, और साथ एफ फंक्शन आ जाएगा। तो इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम फर्दर एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। जी। एग्जांपल है हमारे पास अब कि प्रूव दैट के पाई की पावर 4 है और डिवाइडेड बाई 44 है, लेस देन है ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई x³ ओवर 7 + 4 cos x, लेस देन है पाई की पावर 4/12 है हमारे पास। इसके सॉल्यूशंस में अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ना एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू x⁻³ अच्छा, हमने चूंकि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, अभी हमने एक फंक्शन देखा था, अगर कुछ माइंड में हो तो इस तरीके से कि हमारे पास फंक्शन जो है वो उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरह का ही ये एग्जांपल में चीज़ें दी गई हैं कि ये m कंसिडर कर लें, और ये जो फंक्शन है कंप्लीट कंप्लीट का कंप्लीट, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जी आ रहा है, और ये जो कैपिटल एम है वो आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें बन रही हैं अगर आप फोकस करें। इसका मतलब है कि कुछ मीन वैल्यू थ्योरम की ही यहाँ बातें चल रही हैं। तो इसको एक्सप्लोर करते हैं हम। एक्सप्लोर अब देखें इसमें कि f(x) बराबर है। अच्छा, हमारे पास ना फंक्शन दो हैं, एक f है और g है। हम्म। तो याद रखें, जो f अगर फंक्शन आ जाता है p/q फॉर्म में, p(x) और q(x), इसमें जो P है वो हमेशा F कहलाएगा, जो Q है वो G कहलाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना हमारे पास फंक्शन में ये है x³ को यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि ये f(x) के बराबर है, और g(x) जो है 1/7 + 4 cos x बनेगा। तो ये हमने लेट कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा था कि आपके पास 4 हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी हैं, अगेन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या था कि एफ जो है वो सेम साइन होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो हमने फंक्शन चूज किया है एट गिवन इंटरवल, क्या वो सेम साइन है। एक तो ये वेरीफाई करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट इंटीजरेबल है और सिर्फ एफ इंटीजरेबल है, और जी जो है बाउंडेड है। तो इसको हम क्लैरिफाई कैसे करेंगे? क्लैरिफाई करने का ये बड़ा सिंपल ही इसका वे है। पॉइंट नंबर 1, उसमें एफ की जो वैल्यू है वो सेम साइन पे लाई करनी चाहिए। अब हम हमारे पास ना गिवन क्वेश्चन में जो लिमिट दी हुई है वो दी हुई है 0 से पाई। तो इसीलिए ये जो इंटरवल सजेस्ट किया गया है ये 0 से पाई तक है। तो ज़रा पुट करें f(x) में। f(x) में देखें, अगर हम पुट करते हैं 0, तो ये f(0) इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये 0 तो न्यूट्रल है, नेगेटिव तो नहीं है। अच्छा, और सेम हम पुट करते हैं पाई, तो पाई की पावर 3, तो पाई किसके बराबर है? 3.1416 होल की पावर 3। तो डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हमने 0 पुट किया या पाई पुट किया, तो दोनों का जो साइन है वो प्लस में है और वो सेम सिंबल में है। लेकिन वैल्यूज डिफरेंट हैं, इससे ये चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि ये सिंबॉलिकली सेम है बिल्कुल। हम ये देखेंगे सिर्फ, इसका मतलब है कि हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई है। सिमिलरली सेकंड स्टेप क्या था कि हमने चेक करना था कि जो एफ है और जी है ये इंटीजरेबल भी हैं इस इंटरवल के ऊपर, एंड ऑल अदर कंडीशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाई। कैसे सेटिस्फाई होती है हम देख लेते हैं। देखें जी, अब हम चेक करेंगे कि ये बाउंडेड भी है या नहीं है। ये बाउंडेड भी है। कैसे बाउंडेड है? जी जो है ये 4 प्रॉपर्टी थी कि ये बाउंडेड है ना। तो इसमें एक्स की जगह पर ना आप पुट करें 0। हम्म
काज जीरो किसके बराबर होता है? काज 0 डिग्री होता है 1 के बराबर। अच्छा, काज पाई पुट करें, काज 0, काज 90, और देन ये भी पॉजिटिव साइन आएगा इसमें, कोई जो भी आंसर आएगा चेक कर लें। तो लिहाजा इन बोथ सिचुएशंस ये बाउंडेड भी है, इसीलिए ये उसकी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है। बल्कि यहाँ पर अब एक्सप्लेन भी किया गया है कि जब आप 1/7 + 4 काज एक्स है, ज़ीरो पुट करेंगे तो 7 + 4 आएगा, चूंकि काज 0 1 होता है। तो 4 × 1 तो 4, 7 + 4 11, तो 1/11 आ जाएगा। सिमिलरली ये स्मॉल एम के लिए हम लोअर लिमिट लेंगे, और अपर क्या है इसकी लिमिट, पाई है, लिहाजा कैपिटल एम लेंगे। और हम कहेंगे ये अपर बाउंड है ऑफ जी ऑफ एक्स का। जब काज पाई लेंगे, काज पाई किसके बराबर है? काज पाई है -1 के बराबर। तो -1 × 4 तो ये आ जाएगा -4। तो 7 - 4 3 आ जाएगा। इसका मतलब 1/11 1/3 दोनों बाउंडेड हैं। कहीं ना कहीं इसकी लिमिट तो है ना हमारे पास। बाउंडेड से क्या मुराद होता है, मैंने समझाया था कि a < or = x < or > b। हमारे पास ये रियल लाइन है, तो इसमें हाँ ये a है आपके पास, ये b है। तो डेफिनेटली a और b कोई ना कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, और इनके बिटवीन तमाम नंबर भी इसमें शामिल हैं। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ को बाउंडेड का नाम दिया था हमने। जी। इसके बाद आ जाता है जी, हमें पता है कि हमारे पास लोअर लिमिट क्या थी, एम की वैल्यू जो हमारे पास आई थी। अब हमारे पास ना जो रिजल्ट हमने ड्राइव किए थे वो ये किए थे कि एम बराबर है 1/11 के, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास था किसके बराबर, x⁻³ के बराबर। और इसी तरीके से जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, 1/7 + 4 cos x था हमारे पास। और जो कैपिटल एम हमने आइडेंटिफाई किया वो था 1/3 आंसर आया था। तो ये देखें, ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम का ये फार्मूला है जनरलाइज। इस फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो एम की जगह पर ये 1/11 पुट कर दिया है, और एफ ऑफ एक्स में ये जो ए और बी इंटीग्रेशन है, ये भी हमारे पास लिमिट मौजूद थी 0 और पाई। तो इसी तरीके से हमने 0 पाई पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे x³ पुट कर दिया। अब देखें, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो प्रोडक्ट फॉर्म में एफ ऑफ एक्स तो x³ था, और जी ऑफ एक्स 1/7 + 4 काज एक्स है, ये हमने वैसे पुट कर दिया है। लेस देन है, एम की कैपिटल की जगह पे क्या पुट किया, 1/3 पुट कर दिया हमने। और इंटीग्रेशन 0 to पाई, एफ ऑफ एक्स की जगह पे x³ हमने पुट अप कर दिया है। तो अब हमने वैल्यू जब पुट कर ली, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इसका वेरी सिंपल है, आप देखें, शाबाश। जी। हाँ शाबाश, अब आप देखें इसमें, ये हमारे पास 1/11, एक्स की इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन x⁻³ dx है, ये 0 से पाई है, इसकी लिमिट है। इंटीग्रेशन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या फार्मूला था, इंटीग्रेशन x⁻n dx। इसका फार्मूला था x⁻n+1 /n+1। अब हमारे पास क्या है, n की जगह 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, x⁻³ + 1 4/4 बनेगा। और लिमिट क्या है, 0 से पाई है हमारे पास। जी। तो जब आप 0 से पाई पुट करेंगे, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा, एक्स की जगह पे आप पाई पुट करें, ये बनेगा पाई⁻4/4 -0 की पावर 4/4। तो ये फाइनल जो हमारे पास आंसर मिलेगा वो मिलेगा पाई⁻4/4 आएगा। तो यकीनन ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/11 के साथ। तो 1/11 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आपके पास क्या मिलेगा, पाई⁻4 मिलेगा। और 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 44। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो ये डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है पाई⁻4/44, ये इस तरह से है। अब सिमिलरली, अब हमारे पास है x⁻³ 7 + 4 cos x, ये हमने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की हमने। लेकिन अब नेक्स्ट जो है ना, हमने इंटीग्रेशन x⁻³ का तो आंसर निकाल लिया था। क्या आया था हमारे पास उसकी लिमिट पुट करके, यही आया था पाई⁻4/4, किसकी, इंटीग्रेशन x⁻³ dx और 0 से पाई।
इसका जो आंसर आया था वो पाई की पावर 4/4 है। अब चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1/3 हो रहा है, तो जब इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन ये आंसर आएगा पाई की पावर 4, 4 × 3 क्या आएगा, 12 आएगा। तो ये जो आंसर लिखा हुआ है पाई की पावर 4/12, तो ये इस तरीके से हमारे पास आया जी। अब इसके बाद अब हमारे पास है मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ f(x) और वेटेड फंक्शन। मीन वैल्यू इसके अंदर इसके कुछ चीज़ें हैं बेसिक्स फार्मूलाज में, वो बताना पहले ज़रूरी है और उनको याद भी, रिमाइंड भी आपने रखना है। तो वो इस तरह से है कि मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ f टेकन विद वेट g ओवर ए बी डिनोटेड बाई f एंड डिफाइंड एज। अब इसमें ना बेसिकली दो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक f का इस्तेमाल हो रहा है, एक फंक्शन g का इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें जो इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल है हमारे पास a और b, दो इंटरवल हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि f जो है ना ये फंक्शन है, और g जो है ये वेटेड फंक्शन है आपके पास। किसके ऊपर वेटेड फंक्शन है? ये इंटरवल जो दिया हुआ है वो a और b दिया हुआ है। तो इसको मीन वैल्यू ऑफ f(x) ओवर वेटेड फंक्शन को डिनोट करने का, ये f के ऊपर एक एक लाइन हमने शो कर दी है बार, जिसको कहते हैं, और हमने कह दिया है कि ये मीन वैल्यू थ्योरम है ओवर वेटेड फंक्शन के ऊपर। ये किसके बराबर है? ये इक्वल टू है इंटीग्रेशन a to b f(g). तो इसमें हमारे पास फार्मूला ये बन जाता है बेसिकली कि एफ और जी प्रोडक्ट मल्टीपल फार्म में है, प्रोडक्ट फार्म में, और देन प्रोडक्ट फार्म लेने के बाद उस पर हम लेंगे उसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन पे, और देन उसको डिवाइड करेंगे a to b g। अच्छा, इसमें याद रखें कि जो डिवाइड में जो चीज़ लिखी जाएगी ना वो वेटेड फंक्शन हमेशा लिखी जाएगी। जी जो वेटेड फंक्शन होगी, अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर ऐसा आ जाता कि f जो है ये वेटेड है और g जो है इटसेल्फ एक फंक्शन है, देन यहाँ डिवाइड जो होता वो f होता। ठीक। तो ये प्रोडक्ट फार्म में तो वेटेड फंक्शन और सिर्फ फंक्शन जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ, यहाँ तो बड़ा सिंपल मेथड है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ टेक्निकल पॉइंट है। मेरे ख्याल में यहाँ ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी यकीनन। अब हम नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, इसी चीज़ को एग्जांपल के थ्रू इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब एग्जांपल में देखें, हमारे पास सवाल क्या है, f(x) किसके बराबर है? f(x) बराबर है cos x के। इसी तरीके से टेक विद वेट, अब वेट फंक्शन क्या दिया हुआ है? अभी हमने फार्मूले के अंदर ये देखा था कि एक फंक्शन लिया था f, एक फंक्शन लिया था g। f को हमने एक एज ए फंक्शन कंसिडर किया था, और g को हमने कंसिडर किया था वेटेड फंक्शन। अब आप देखें जो हमारे पास f है वो किसके बराबर है? वो बराबर है cos x के। और जो g है वेटेड फंक्शन, ये आप किसके बराबर है? x के बराबर है। तो मतलब g ऑफ x इक्वल टू x आएगा। अब हमारे पास इंटरवल क्या दिया हुआ है? 0 और π/2 दिया हुआ है। तो अब हम 0 और π/2 के ऊपर ये देखें, हमारे पास फार्मूला तो मौजूद है, फार्मूले के अंदर हमने फंक्शन अप्लाई कर देना है। तो ये cos x और x ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया हमारे पास, और g की जगह पे क्या आएगा? x आएगा। और इसकी लिमिट क्या है? 0 to π/2। डेफिनेटली डिवाइड में भी यही चीज़ आएगी हमारे पास। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या देखा कि इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ये वो वाला फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। वो फार्मूला आप, एक मैंने पेज भी दिया हुआ है फार्मूलाज का, वहाँ से इसको देखें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है। तो मैं अभी रिवाइज भी कर लेता हूँ। ये फर्स्ट फंक्शन सेम है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड में हमारे पास क्या है? साइन एक्स। तो उसकी लिमिट अब क्या आएगी? 0 से π/2 आएगी, माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2। और जो इंटीग्रेशन हमने लिया था साइन एक्स, काज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आया था, साइन एक्स सेम लिखेंगे इंटीग्रेशन वाली चीज़ का। और फर्स्ट फंक्शन का हम लेंगे डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो वो हमारे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो लिहाजा अब हमारे पास एक्स साइन एक्स आएगा, 0 to π/2 आएगा। ये माइनस है, मैनेज जो है हमारे पास यहाँ पर फर्दर इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया है, चूंकि हमें पता है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स ये इक्वल टू होता है माइनस कॉज एक्स के। अच्छा, माइनस और माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा।
तो लिहाजा ये प्लस cos x, ये लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक। ये बात क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम। अब हम लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे। अच्छा देखें, ये हमारे पास एक्स की पावर 0 से पाई बाई 2 है ना। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे पहले तो अपर लिमिट पुट करें, पाई बाई 2 एक्स की जगह पे पुट करें, माइनस 0 एक्स की जगह पे क्या पुट करें, 0, तो आंसर विल बी पाई बाई 2। सिमिलरली अब हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स और साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 पुट करेंगे। और साइन एक्स है, एक्स की जगह पर यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 पुट करेंगे। पाई बाई 2, अब हमने लोअर लिमिट पुट करनी है। एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। और साइन भी एक्स की जगह पे क्या आएगा, 0। तो ये तो एज इट इज़ हमने यहाँ पर ये लिख दी है। और जो सेकंड टर्म है ना हमारे पास, ये 0 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। तो पाई बाई 2 मतलब ये हमने 0 लिख दिया है। सेम काज एक्स के ऊपर काज पाई बाई 2 पुट करेंगे, और देन लोअर लिमिट माइनस में काज 0 आएगा। और नीचे क्या आएगा हमारे पास, एक्स केयर। इंटीग्रेशन जो है हमने एक्स का लिया था, हमें पता है इंटीग्रेशन एक्स क्या होता है। ये पावर 1 है इसकी, तो ये आएगा एक्स की पावर 1 + 1, 2। 2/2 आएगा हमारे पास। तो लिहाजा ये हमारे पास 2 ऑलरेडी मौजूद है, और 2 ये, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मल्टीप्लाई 2 करें ये बन जाएगा x की पावर 2/4 आ जाएगा हमारे पास। तो इसी पैटर्न के थ्रू अब ये बन जाएगा। जब हम इसमें लिमिट क्या पुट करेंगे, 0 से पाई बाई 2, इसमें ज़रा पुट करें शाबाश, 0 से पाई बाई 2, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 है ना, ये आएगा हमारे पास। अच्छा इसके बाद पाई बाई 2 का ये आएगा स्केयर, माइनस 0/4 आएगा। 0 का स्केयर है, एक्स की जगह पर हमने अपर लिमिट पुट की है जस्ट। तो ये आया था हमारे पास। अब एक्स की जगह पे हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 0 का स्केयर/4 आएगा। अब देखें ज़रा, ये पाई का स्केयर/4 आएगा, और 4 ऑलरेडी हमारे पास, सॉरी ये हाँ, 2 का स्केयर क्या आएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो लिहाजा अब ये डिवाइड में, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, ये था 2, सॉरी ये 2 है। तो लिहाजा ये 4 जब नीचे आएगा तो ये 4 × 2 तो ये 8 हो जाएगा, मतलब पाई का स्क्वायर/8। तो ये जो टर्म लिखी हुई है ना, ये कुछ इस तरह से एक्सप्लेन हुई पड़ी है। इसके बाद, जो है जी, हमारे पास है, हमने फर्दर सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया 4 × पाई - 2/पाई की पावर 4 आ गया हमारे पास। देन जो है एग्जांपल हमारे पास 2 आ जाती है। एग्जांपल 2 में क्या है, सवाल सवाल है कि फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन ओवर द गिवन इंटरवल। अच्छा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पहले तो हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन एफ भी दिया हुआ था, और साथ g = वेटेड फंक्शन भी दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में कह भी रहा है कि मीन वैल्यू फंक्शन ओवर गिवन इंटरवल। अब देखें f(x) तो दे रहा है हमें, वेटेड फंक्शन यहाँ कहीं नज़र आ रहा है सवाल में, नहीं आ रहा बिल्कुल। लिहाजा f जो है हमारे पास क्या होगा, x की पावर 3 होगा। चूंकि वेटेड फंक्शन गिवन नहीं है, नहीं होता, तो वहाँ 1 लिखा जाता है कि g(x), ये लिखा हुआ भी है कि f(x) = x की पावर 3, और g(x) किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो अब हम सिंपल क्या काम करेंगे, फार्मूला हमारे पास जो ऑलरेडी मीन वैल्यू का हमने सजेस्ट किया हुआ है, उसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, पुटअप करेंगे 1 to 2 इंटीग्रेशन g 1 to 2। तो लिहाजा ये सिंप्लीफिकेशन इंटीग्रेशन की अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15/4 आ जाएगा। इसके बाद जी हमारे पास है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसका मतलब ये होता है कि हम जो डेफिनेट इंटीग्रल अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं, उसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस कैसे है, हमें कैसे पता चलता है कि ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन चीज़ों को हमने जो फाइंड किया है ना, वो बेसिकली यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है, एक एप्लीकेशन बताई गई है, वो एरिया बताया गया है।
कि हमारे पास क्या है, एरिया हमारे पास। अच्छा, इसमें हम अब देख लेते हैं कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं। कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व वाई इक्वल टू 1/x⁻³ है, फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 10 है। चूंकि हमारे पास एरिया का जो फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया था जनरल, वो था इंटीग्रेशन a to b f(x) dx है हमारे पास। तो इसको फिर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a to b f(x) की जगह पे y और dx। चूंकि हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है कि y किसके बराबर होता है, f(x) के बराबर होता है। लिहाजा अब हमारे गिवन क्वेश्चन में y किसके बराबर है, 1/x⁻³ के बराबर है। ये हमने पुट कर दिया है। और साथ हमने कह दिया है कि अपर लिमिट हमारे पास इधर की, लोअर लिमिट क्या दी हुई है, 1 दी हुई है। अपर लिमिट हमारे पास है x = 10। तो x = 1 टू x = 10 हमारे पास गिवन है। तो लिहाजा अब हम ये लिमिट पुट अप करेंगे। अब देखें हमारे पास एक चीज़ 1/x⁻³ डिवाइड में है, डिवीजन। तो इसको जब हम पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाती है, x⁻³ बन जाएगा। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब चूंकि हमने इंटीग्रेशन एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन x⁻n dx, वो किसके बराबर था, x⁻n+1/n+1। तो अब n की जगह पे चूंकि 3 दिया हुआ है, तो ये बनेगा x⁻³ −3+1 ओवर -3+1। तो ये आएगा हमारे पास x⁻²ओवर -2 आ जाएगा। ये देखें जी, x⁻²/2 है हमारे पास। इसी तरीके से तो इसमें हम फिर ये देखा हमने कि ये जो हमारे पास है ना, x⁻²/-2, तो -1/2 को हमने सेपरेट कर लिया। और चूंकि x की पावर किस में थी, हमारे पास माइनस में थी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/x² आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से ये -1/2 हमने सेपरेट कर लिया, और अपर लिमिट जब पुट करेंगे x में तो 100 बन जाएगा। और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे x में तो 1/1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए ये डायरेक्ट 1 ही लिखा हुआ है। तो जब इसमें सिंप्लीफिकेशन फर्दर करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 99/200। तो 0.57 475 स्क्वायर यूनिट हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसका आ जाएगा, एरिया का। कि हमारे पास एक एरिया गिवन है, उसको फंक्शन भी दिया हुआ था, हमने उसको सिंप्लीफाई किया है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे पास वालिज फार्मूला है। इसको एक और वर्ड से भी रिकॉल किया जाता है, रिडक्शन फार्मूला। ठीक है जी, रिडक्शन फार्मूला। अब रिडक्शन फार्मूले में हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास हमने अभी जो कुछ डेरिवेशन के फार्मूला बेसिक्स पढ़े हैं, वो क्या पढ़े हैं, इंटीग्रेशन sin x dx, या हमने एक और पढ़ा इंटीग्रेशन cos x dx। चूंकि इसका आंसर हमारे पास था, इंटीग्रेशन साइन का कास था और कास का मैंने साइन था हमारे पास। लेकिन अब जब साइन की पावर आ जाएगी, पावर वन, 1 मोर देन 1, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, 5, 100 भी आ सकता है। तो इसी तरीके से इसका मतलब पावर अगर 3 आ जाती है तो 3 एक ऑड नंबर है। अगर पावर मैं 4 लिख लेता हूँ तो 4 क्या हमारे पास इवन नंबर है। इसी तरह से डेफिनेटली 4 के बाद 5 आएगा, वो ऑड है। फिर इवन, ऑड, इवन, इसी तरह से मकसद ये है कि ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है इवन और ऑड का। तो रिडक्शन फार्मूला जो है इंटीग्रेशन में हमें हेल्पफुल देता है बहुत ज़्यादा, इस सेंस में कि वहाँ पर हमें बताया गया कि इंटीग्रेशन जो है साइन, इधर जनरल फार्मूला हमने ड्राइव कर दिया है किसके हवाले से, जब एन आपके पास क्या हो, एन जो है ये इवन इंटीजर हो। हम्म। अब देखें एन इवन इंटीजर से क्या मुराद है। इंटीग्रेशन जो है ना आपके पास, साइन एन की जगह पे मैं लिख देता हूँ इवन, इवन से मुराद 2। 2x dx। चूंकि अब ये तो बात क्लियर होगी ना कि ये 2 हमारे पास इवन है, रिडक्शन फार्मूला बन गया और हमें पता भी चल गया, हमें बता भी दिया है कि रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कब होगा, कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर आ जाए, नंबर एक। नंबर दो, इसकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होना ज़रूरी है, वो ये कि इसकी जो लिमिट है ना, वो हमेशा 0 से π/2 गिवन होगी। अगर ये दो चीज़ें आ जाती हैं तो देन हम देखेंगे कि ये रिडक्शन फार्मूला अप्लाई होगा इस पे। ये एक आइडेंटिफिकेशन है।
अब रिड्यूशन फार्मूले का उन्होंने ये हमें जनरलाइज फॉर्म दे दिया है क्या, n-1 n-3 n-5 अप टू सो ऑन 3 और 1 है। और n माइनस उसके डिनोमिनेटर में n-2 n-4 n-6 अप टू सो ऑन 4 टू बैकअप पे आ गया। और साथ इन्होंने लिख दिया है ये पाई बाई 2। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल है। अब अच्छा, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं n इज इवन इंटीजर के ऊपर कर रहे हैं, ये एग्जांपल 1 के अंदर प्रॉपर्टी 1 है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 पे जब डिस्कस करेंगे ना, वहां पर n इज पॉजिटिव और इंटीजर की बात करेंगे। यहाँ पर ये इन दो चीजों का फर्क डिफरेंस है। अभी हम डिस्कस फिलहाल कर रहे हैं किसकी, एन इज इवन इंटीजर की। अब देखें हमारे पास ये जो गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास साइन की पावर 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब पावर जो है वो इवन फॉर्म में दी हुई है, और इसकी जो लिमिट है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, पाई बाई 2 तक जा रही है। इसका मतलब इन दो चीज़ों से, और चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्री साइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर इवन पावर है, मोर देन 1 है, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2 है। दैट्स मीन के रिडक्शन फार्मूले का यूज़ होने वाला है यहाँ पर। ये एक क्लैरिफिकेशन के अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। अब आप देखें इसमें n की जगह पर क्या पुट किया, 10 पुट किया। तो 10-1, 10-3, 10-5, 10-7, 10-9, 9 के बाद आगे जो हमने अप टू सो वन 3 1 ये जो लिखा था ना, ये इधर हम यूज़ नहीं करेंगे। इसकी वजह हाईएस्ट पावर 10 है, तो 10 से जो नंबर कम होगा उसको माइनस करेंगे, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि देखें 1 3 5 7 माइनस हो रहे हैं, 9 हो रहा है, 9 के बाद 11 भी माइनस कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और सिमिलरली n-2 है तो 10-2, 10-4, 10-6 आगे आएगा, 10-8, 10-10 नहीं कर सकते, वो जीरो हो जाता है। और इसको क्रॉस भी नहीं कर सकते, जहाँ जीरो हो जाए तो उसको भी क्रॉस नहीं करना, या उस मौजूदा नंबर फिगर से ज़्यादा वाली चीज़ को भी नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, 10-1 9 है, 10-3 7, 10-5 5 आएगा, 10-7 3, 10-9 1 आएगा। अब मतलब ऊपर वाली वैल्यूज को, इसको कहते हैं नोमिनेटर। नोमिनेटर को आपस में कंबाइन करें और मल्टीप्लाई करके एक रिजल्ट निकाल लें, और देन लोअर वैल्यूज को भी आप कंबाइन करके रिजल्ट निकाल लें। इसका जो आंसर आया वो आया हमारे पास 3945/384। ये जो पाई बाई 2 है ये साथ मल्टीप्लाई फार्म में ऑलरेडी गिवन ही है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है 315/128 पाई बाई 2 है हमारे पास। अच्छा सिमिलरली देखें हमारे पास ना ये सेकंड है, जब n हमारे पास क्या हो, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो। अभी हमने जो पढ़ा था n पॉजिटिव इंटीजर पढ़ा था, सॉरी n इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम पढ़ रहे हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर का एक अपना फार्मूला है जो कि यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस फार्मूले में अब हमने ले लिया 5। 5 जब पुट करेंगे, 5-1, 5-3 आएगा, नेक्स्ट क्या है n-5, तो मतलब 5-5 आ जाएगा। तो हम वो वाली वैल्यू पुट अभी नहीं करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। n है 5 × 5-2 5-4, इसको भी हम क्रॉस नहीं करेंगे, इसके आगे स्किप कर देंगे। अच्छा हाँ, इवन में पाई बाई 2 भी साथ मल्टीप्लाई था, आड में पाई बाई 2 मल्टीप्लाई नहीं है। जो फार्मूला है जस्ट इसी के अंदर हमने अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा 8/15 आएगा, तो 15। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फार्म आ चुकी है रिडक्शन करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स हमारे पास मिल रहे हैं। और इसी तरीके से नंबर 3 है आपके पास। अगर अभी हमने पढ़ा था साइन के ऊपर, साइन फंक्शन हो, और साथ हमने देखा था इसमें कि साइन में दो चीज़ें, साइन की पावर जो n है, n(x)dx, तो इंटीग्रेशन में ये जो n था अगर इवन होता तो इसका एक अलग फार्मूला पड़ा। फिर हमने देखा कि अगर ऑड है तो इसका एक अलग से फार्मूला पड़ा, और दोनों के ऊपर हमने एग्जांपल भी इंप्लीमेंट कर दी। अगर हमारे पास फंक्शन आ जाए cos, cos n(x)dx, तो n के ऊपर क्या करेंगे, तो इसमें n की जगह पर सिमिलरली वही पैटर्न होगा। अगर cos फंक्शन में पावर इवन आ जाए तो क्या करेंगे, अगर पावर ऑड आ जाए तो क्या करेंगे, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ये
फर्स्ट है हमारे पास एन इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव होगा तो फार्मूलाज वही पैटर्न है और वही चीज़ें हैं। इसमें वैल्यूज़ हम पुट अप करेंगे और पुट अप करने के बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। नो प्रॉब्लम, या बच्चे कर लेंगे। आप इसको देखें, और अगर फिर भी समझ ना आए तो देन आप मुझे ग्रुप से अब डिस्कस करें मेरे साथ, शाबाश। इसके बाद ये अब आ जाता है काज की पावर 5, मतलब आड फंक्शन है। और हमने इवन फंक्शन भी डिस्कस किया है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एम प्रॉपर इंटीग्रल। एम प्रॉपर इंटीग्रल को मैंने लेक्चर नंबर 6 में भी बड़ा डिफाइन किया क्लियरली तौर पर, कि प्रॉपर और इम प्रॉपर इंटीग्रल में फ़र्क होता है। वो ये होता है कि प्रॉपर इंटीग्रल में हमारे पास इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। हमारे पास ये जो ए है, और ये जो हमारे पास होगा बी, ये बी, या ये दोनों हमारे पास फाइनाइट नंबर होंगे। इसके अलावा ये जो फंक्शन होता है ना एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी हमारे पास फाइनाइट फंक्शन होगा, फाइनाइट होगा। कहीं अनडिफाइंड फंक्शन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन लिमिट्स। लिहाजा इंटेग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स, ये चूंकि हम इम्प्रॉपर की बात करें, इम्प्रॉपर के अंदर ए भी इनफाइनाइट हो सकता है, बी भी इनफाइनाइट हो सकता है ये दोनों लिमिट्स फाइनाइट हो, फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए। यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि लिमिट ए एंड बी आर फाइनाइट, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इनफाइनाइट एट एनी पॉइंट। अगर लिमिट्स फाइनाइट हैं तो फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट होगा। एनी पॉइंट से मुराद ए और बी में कहीं किसी भी जगह के ऊपर भी हो सकता है। तो इसको इसको कहते हैं एम प्रॉपर इंटीग्रल। दोस्त कार ने इसको, अच्छा सॉरी, ये है प्रॉपर इंटीग्रल। अच्छा, जब हमारे पास यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एफ इज़ नॉट इनफाइनाइट, ये पॉइंट आप एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके पास ए या बी, ये दोनों फाइनाइट होंगे, और ये जो फंक्शन होगा वो भी फाइनाइट होगा, कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर इनफाइनाइट नहीं होगा एट एनी पॉइंट। अच्छा, एनी पॉइंट से क्या मुराद है? देखें, ये हमारे पास पॉइंट है ए, ये हमारे पास बी, और ये जो क्लोज इंटरवल होता है ना ए और बी, इसका मतलब होता है कि ए पॉइंट भी शामिल है, बी भी शामिल है, और इसके बिटवीन ये जो तमाम वैल्यूज हैं ना ए और बी के, ये तमाम की तमाम भी शामिल है। लिहाजा ए और बी के दरमियान तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है एनी पॉइंट। एनी पॉइंट से मुराद ए और बी के बिटवीन। तो लिहाजा वो कहते हैं कि अगर ये तीनों फाइनाइट होंगे तो वो प्रॉपर इंटीग्रल होगा। अगर तीनों में से कोई एक भी फेल हो जाता है, आप उसको कहेंगे ये इनफाइनाइट है। तो इसी तरीके से इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अब हमें अंडरस्टैंड हो गई कि प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। अब इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज़ इनफाइनाइट, अगर हमारे पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल आ जाता है जिसका आंसर इनफाइनाइट है, तो हम उसको कहेंगे डाइवर्जेंट इंटीग्रल है। अगर वैल्यू उसकी इंटीग्रल की हम सिंपलीफाई करते हैं और वो फाइनाइट कोई नंबर या किसी तरह की कोई चीज़ आ जाती है, तो फिर उसको कहेंगे ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखें, ये है 0 से इन्फिनिटी 1/1 + x⁻1/2 है। तो मीन्स वेल के ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन है हमारे पास 1/1 + x का स्क्वायर रूट है हमारे पास, स्क्वायर रूट डी एक्स है। तो लिहाजा अब ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 1/2 है, 1/2 जब पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में शिफ्ट हो जाएगी। तो लिहाजा अब ये क्या आएगा, लिमिट 1 + x⁻⁻1/2। तो -1/2, वही पावर फार्मूला लगाएंगे, +1, डिवाइडेड भी 1/-1/2 +1 होगा ना। तो ज़रा इसको देख लेते हैं हम कि इसका आंसर क्या आता है। -1/2 +1, ये मल्टीप्लाई 2/2 करेंगे, तो 2 -1 + 2, तो आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। लिहाजा देखें कि इसका जब इंटीग्रेशन पे अप्लाई किया तो ये +1/2 आ गया। अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे, सिंपल। ये वेरी क्लियरली नज़र भी आ रहा है हमें कि जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1+, अब जो फाइनलाइज 1 + इन्फिनिटी आएगा। 1 + इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी चीज़ के साथ प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई होगी तो आंसर विल बी इनफाइनाइट ही होगा हमारे पास। ये एक
इसका रिजल्ट है। और ये जो हमारे पास है इन्फिनिटी को देखें, टू के साथ मल्टीप्लाई है तो इन्फिनिटी आ रहा है। चूंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रल में मैंने बताया है, अगर इनफाइनाइट होगा तो वो डाइवर्जेंट, अगर कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है इनफाइनाइट की जगह तो वो कन्वर्जेंट होता है। इसकी सेकंड एग्जांपल हमारे पास है कि 1/1 + x² 0 to ∞। जब इसको हमने 1/1 + x², ये जो मैंने एक फार्मूला वाला पेज दिया हुआ है उसमें आप बच्चे देखेंगे तो वहाँ नज़र आएगा कि ये जो फार्मूला है ना, ये tan−1 x के बराबर है। इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन वाले साइड से जाएंगे तो उसमें एक लिखा हुआ है फार्मूला, तो ये फार्मूला बन जाता है। उसमें फार्मूले में आप अपर लिमिट पुट करें, tan−1 x माइनस tan−1 0। चूंकि tan−1 x है, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, ज़ीरो, इन्फिनिटी पुट करेंगे। और tan−1 0, tan−1 0 तो ज़ीरो होता है, चूंकि tan−1 ∞ ये होता है π/2 के बराबर। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से करने के लिए ये ऐसे होगा, tan−1 ∞ इक्वल टू ये है π/2 के बराबर। कैसे, tan−1 है दूसरी तरफ जाएगा तो टेन टेन हो जाएगा, मतलब इन्फिनाइट इक्वल टू 10 π/2। इसका मतलब आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे 10 π/2 तो कैलकुलेटर पे आ जाएगा एरर। एरर से मुराद है कि फंक्शन अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड से मुराद इनफाइनाइट है। तो लिहाजा इनफाइनाइट, ये इसका आंसर फिर हमारे पास क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है। इसी तरीके से tan−1 0 को मैंने ज़ीरो कैसे किया, वो भी सिमिलरली पैटर्न, tan−1 0 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ऐसे होगा, 0 = tan 0, tan 0 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये कन्वर्जेंस होगा। इसी तरीके से हमारा ये लेक्चर भी ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।